दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ITI जॉब नोटिफिकेशन पे। तो आज हम बात करेंगे एक नए नोटिफिकेशन के बारे, जो है मझगांव डॉकयार्ड शिपबिल्डर लिमिटेड, जो एक भारत सरकार की उपक्रम है, जो जनरली जो PSUs होते हैं, तो ये PSU के अंदर आएगी। और इसका जो है हेड क्वार्टर मुंबई में है। और ये मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड क्या करती है कि वो आपकी शिप बनाती है, सेना के लिए है, जो नौसेना हो है उसके लिए शिप बनाती है, सबमरीन्स बनाती है। हम इसके बारे में आज जानेंगे कि क्या क्या रिक्रूटमेंट जो आई हुई है, पोस्ट के बारे, क्वालिफ़िकेशन क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर जानेंगे और फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में जानेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस पर, सारी चीज़ें इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। जैसे कि इस पर क्या है, आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है MDLHRTA MA NEPR 99। तो ये इनका जो है एडवर्टाइजमेंट है, उसका ये नंबर है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। मझगांव डॉकयार्ड क्या करती है, शिप बिल्डर्स जो है, तो ये इंडिया की लीडिंग शिप बिल्डिंग कंपनी है, जो ISO 9001 2015 में इसका एक्रेडिटेशन 9000 बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उस पर, कि काफ़ी प्रॉफिट मेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट जो नवरत्न PSU के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है, जो कि बिल्डिंग और वॉरशिप बनाती है, सबमरीन्स बनाती है, किसके लिए, इंडियन नेवी के लिए। इसके जो हैं MDL के कंसिस्टेंट ग्रोथ हैं, लगातार ये ग्रोथ कर रहा है बहुत फिजिकल एज वेल एज फाइनेंशियल पैरामीटर्स में। और इसके एम्बिशन जो है ग्रोथ प्लान का, वो अभी टर्नओवर जो है प्रेजेंटली एवरी ईयर का तकरीबन 9467 करोड़ जो है, जो कि किसी प्रोजेक्ट में हायर है लास्ट ईयर्स में। अभी इसकी तकरीबन एम्प्लॉय जो हैं 6300 के आसपास हैं। एग्जिट डेटा दे रखा है 6300। ठीक है, तो हम इसके पोस्ट पे आएंगे। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इंडियन नेशनल फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ट्रेड्स। उसके लिए अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ओपन हो गया है 25 नवंबर से हो गया है, और 16 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है। इसमें पोस्ट जो है डिफरेंट पोस्ट हैं। इस पर टोटल जो है नंबर्स ऑफ पोस्ट हैं 234। इसमें अलग अलग ट्रेड्स के पोस्ट हैं। तो जैसे हम पहले स्टार्टिंग से देखते हैं किस किस के हैं। अब ट्रेड्स में क्या है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है और सेमी स्किल्ड है। अनस्किल्ड है जैसे ट्रेड्स में क्या है, स्किल्ड 1 है, ID 4। उसके बाद आगे हम देखते हैं स्किल्ड के बाद आपका सेमी स्किल्ड है और एक स्पेशल ग्रेड का है। तो हम सबके बारे जानेंगे एक एक करके। तो चीपर ग्राइंडर जो है उसकी जनरल की पोस्ट है 5 और OBC की पोस्ट है 1, टोटल 6 पोस्ट है। कंपोजिट वेल्डर जो है इसके काफ़ी सीट्स हैं, 2 सीट हैं। SC की, ST की 3 है, OBC की 8 है, EWS की 2 हैं और जनरल की 12 है। ऐसे इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर जो है उसके लिए सारे में जनरल में 3 है, बाकी सारे ST SC OBC और EWS में एक एक करके टोटल 7 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन की टोटल 24 सीटें हैं, जिसमें जनरल की 14 सीटें हैं, 1 सीट है EWS की, 7 है OBC की और 2 हैं ST की। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की भी है, इसमें 10 सीटें हैं, 4 है जनरल की, 3 है OBC की और एक एक करके EWS ST SC। फिटर की जो है, फिटर की है 6 सीट है, टोटल सीट जो है वो 14 है, 6 जनरल की है, 1 आपका EWS की है, OBC की 4 है और ST की है 1 और SC की है 2। ऐसे ही है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का है 10 है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल जो है इसके लिए 10 है। ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसके लिए आपके 3 हैं। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर हैं उसके लिए 7 हैं। जूनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर जो है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के, उसके 3 सीट हैं। मील राइट मैकेनिक है उसके 6 पोस्ट हैं। आगे हम जैसे देखते हैं और भी पोस्ट हैं उनके लिए। मशीनिस्ट है उनके लिए टोटल 8 सीटें हैं। जूनियर प्लानर जो मैकेनिकल का है उसकी 5 पोस्टें हैं। जूनियर प्लानर जो एस्टिमेटर है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसकी 1 सीट है जो जनरल की सीट है। रीगर जो होता है, रीगर के लिए 15 सीट है टोटल। स्टोर कीपर है उसके लिए 8 सीट है।
स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर जो है उसके लिए 25 है। सबसे ज़्यादा एक तरह से देखोगे तो ये फैब्रिकेटर का है, क्योंकि ये मेन फैब्रिकेशन का काम जो होता है सिप बिल्डिंग में, पूरा उसको फैब्रिकेशन जो करी जाती है उसके लिए होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन्हीं की, तो इनका सीट ज़्यादा है। यूटिलिटी हो गया, हैंड स्किल जो है, यूटिलिटी जनरली पावर के लिए होता है, तो आपके 6 सीट हैं। वुड वर्किंग जो टेक्निक कारपेंटर होते हैं, कारपेंटर के लिए 5 सीट हैं। शिप पे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सामान से बने होते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं, तो उसके लिए कारपेंटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो कारपेंटर की 5 सीटें हैं। अब सेमी स्किल्ड जो है ID2 में है, उसका कैटेगरी बांट रखा है इसमें। फायर फाइटर और यूटिलिटी हैंड का है। एक में 12 सीट है जो फायर फाइटर का है, और यूटिलिटी हैंड का है आपका 18 सीट है। आगे देखते हैं। मास्टर क्लास 1 जो है स्पेशल ग्रेड के हैं ये, इनके 2 सीट हैं, और लाइसेंस टू इसी एक टी इंजीनियर जो है इसके लिए 1 सीट। टोटल जो सीटें आई है उसमें 234 जो है टोटल सीट है, जिसमें जनरल का 127 है, 16 आपका EWS का है, 57 आपका OBC का है, ST का है 17 और SC का है 17। आगे हम देखते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट होंगे हम उसको देखेंगे। ठीक है, वैकेंसी जो आप लिख रखा है घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पढ़ाया जा सकता है। इसमें 40 जो है सीट जो है वो PWD कैंडिडेट के लिए जो है वो रिज़र्व हैं, इंक्लूडिंग जो पिछली साल जो आई वैकेंसी होगी उस पर से बची हुई वैकेंसी को भी उस पर ऐड कर लिया गया है। ठीक है, अब आगे जैसे हम आते हैं, तो डिसेबिलिटी की दे दी गई है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में लो विजन, ये मतलब डीप है या फिर सुनने नहीं पाता है, जिसको गूंगा बहरा कहते हैं, तो आपका जो आदमी मुँह बोल नहीं पाता है या सुन नहीं पाता है उसके लिए वैकेंसीज़ हैं। करंट की है, बैकलॉग की है। जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है, लेप्रोस्कोपी होती है, या एसिड अटैक विक्टिम जो होते हैं, मस्कुलर जो डेस्ट्रोफी होती है उसके लिए है, उसके लिए भी सीट हैं। 2 करंट की हैं, 4 पिछले से बैकलॉग हैं। इस तरह से मल्टीपल डिसेबिलिटी हो गई है, उसके लिए भी ये सीटें हैं। आगे जैसे हम आते हैं, जो इस पर 10% वैकेंसी है वो रिज़र्व है। जो MDL जो MDL से ही अप्रेंटिस करें उनके लिए रिज़र्व है 10% सीटें, और 10% वैकेंसी जो है रिजर्व है जो अग्निवीर होंगे 4 साल के बाद जैसे रिटायर हो गए, तो उनके लिए 10% जो है वैकेंसी रिजर्व है। अब आते हैं जैसे इसके लिए क्या मांग रखा है, बेसिक क्वालिफिकेशन पे आते हैं। जैसे चीपर ग्राइंडर है, स्किल्ड ग्रेड 1 में आता है। इसको NSC जो अप्रेंटिस होती है वो पास करा हुआ होना चाहिए। किसी भी जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उससे चीपर ग्राइंडर से वो अप्रेंटिस करा हुआ होना चाहिए। इसी तरह से आगे आते हैं, तो जैसे कंपोजिट वेल्डर है, तो कंपोजिट वेल्डर में भी सेम चीज़ है। अच्छा, इस पर एक और चीज़ है कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में क्या है, इसका मिनिमम 5 साल का पीरियड होना चाहिए वर्किंग का। जैसे कंपोजिट वेल्डर में आते हैं तो ये अप्रेंटिस किया हुआ होना चाहिए वेल्डर से, या वेल्डर से रिलेटेड टीचिंग वेल्डर जो भी हैं। इस पे ऐसा एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बोला हुआ है कि एक्सपीरियंस चाहिए, आपके खाली अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हो। इलेक्ट्रिकल क्रेन ऑपरेटर है, क्रेन ऑपरेटर के लिए भी देखते हैं। इसमें NSC मस्ट है, आपका अप्रेंटिसशिप किया होना चाहिए, और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो MDL से या फिर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से। जो इलेक्ट्रिक क्रेन होते हैं उसको आप ऑपरेट करे हुए होने चाहिए, जो क्रेन ऑपरेटर हैं। इलेक्ट्रिशियन के लिए क्या है, आपका सिर्फ अप्रेंटिस मांग रखा है। जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से अप्रेंटिस कर रखे हैं वो एलिजिबल हैं इसमें। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की क्या है, ये भी अप्रेंटिस तो मस्ट है, अप्रेंटिस करा हुआ होना ही चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, रेडियो मैकेनिक से, रडार एयरक्राफ्ट, तो डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के जो सीट हैं इस पर एलिजिबल हैं,
मैकेनिक टेलीविज़न वाले भी हैं, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम वाले भी एलिजिबल हैं इसमें, मैकेनिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस वो भी हैं, रेडियो टीवी वाले भी हैं, वेपन एंड रडार वाले भी इसमें सारे एलिजिबल हैं। आपको अप्रेंटिस किया हुआ होना चाहिए। अब फिटर पे क्या है, फिटर के लिए आपको इस पे भी एनएससी चाहिए। फिट अब इस पे एलिजिबल कौन कौन है वो भी देखना है। फिटर है, मरीन इंजीनियर फिटर है, सिपाइट वो भी एलिजिबल है। और इस पे क्या है कि और में दे रखा है, यदि आप नहीं करे हो, आपके पास फिटर नहीं है, उस केस में आपका क्या है एनएससी होना चाहिए और साथ में 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में या फिर एमडीएल में। गैस कटर का आते हैं तो गैस कटर में क्या है आपका एनएससी मस्ट है। उसके बाद ट्रेड्स जो है इस पर एलिजिबल जो है स्ट्रक्चरल फिटर है, वेल्डर है, टिकमिक वेल्डर है, वेल्डर वाले भी इस पर एलिजिबल है। गैस कटर में फिटर भी है। और फिटर में कौन सा स्ट्रक्चरल फिटर, वेल्डर में ठीक है, मीग है, जनरल जो होता है वेल्डर वो भी एलिजिबल है। आगे जैसे देते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो है उसका है फुल टाइम 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद हिंदी में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, साथ में इंग्लिश भी आपका होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल। और फुल टाइम आपका 2 ईयर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद इंग्लिश किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और हिंदी उसमें सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और में भी दे रखा है। तो ये जनरल चीज़ें हैं। 1 साल का कुछ इंग्लिश और हिंदी मस्ट है, ठीक है। ऐसे मैकेनिकल का देखते हैं, जो ड्राफ्ट्समैन होते हैं, जो मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन करते हैं उसके लिए सीट है। तो उसमें क्या है एनएससी मस्ट है और साथ में आपका आईटीआई होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल स्ट्रीम से होना चाहिए। जूनियर ड्राफ्ट्समैन है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के लिए, तो इसमें क्या है 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। इस पर 3 ईयर डिप्लोमा है तभी आप जाके एलिजिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल से या फिर पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी से भी हो आप एलिजिबल हो। और आपका जो टेक्निकल बोर्ड होगा वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जूनियर जो है क्यूसी क्वालिटी चेक इंस्पेक्टर जो है मैकेनिकल के लिए, उसमें क्या है 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए और डिग्री वो मैकेनिकल से हो या इंडस्ट्रियल मैकेनिकल इंडस्ट्रियल या मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियर या मैनेजमेंट से हो या प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या शिप बिल्डिंग अलाइन मैकेनिकल किसी से भी हो तो वो एलिजिबल हो सकता है, ये एलिजिबल है। आगे आते हैं जूनियर क्वालिटी चेक इंस्पेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें भी सेम है 3 ईयर का डिप्लोमा है, फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा या डिग्री है तो वो भी एलिजिबल है। जिसमें बहुत सारे दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये सारे एलिजिबल हैं। मिल राइट क्या है, मिल राइट का भी सेम है, इसको एनएससी किया हुआ होना चाहिए। और जो आईटीआई है वो मिल राइट मेंटेनेंस या मैकेनिक एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस इससे किया हुआ। मशीनिस्ट का भी है क्या, मशीनिस्ट में भी है एनएससी चाहिए और मशीनिस्ट ट्रेड से या ग्राइंडर से आपका आईटीआई होना चाहिए। इसी तरह से है आपका जूनियर प्लानर एस्टिमेटर मैकेनिकल के लिए, तो इस पर क्या है मैकेनिकल से 3 ईयर डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल से। और मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी हैं प्रोडक्शन इंजीनियर हैं, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियर, ये सारे एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज टेक्निकल बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से पास किया हुआ होना चाहिए। 16 नंबर में क्या है, 16 नंबर में है जूनियर प्लानर जो है एस्टिमेटर जो है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से, उसका भी क्या है 3 ईयर का डिप्लोमा या डिग्री है तब भी इलेक्ट्रिकल से या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो वो एलिजिबल हो जाएगा इसमें। रीगर का है, रीगर का क्या है आपका एनएससी होना चाहिए, रीगर से होना चाहिए ट्रेड सर्टिफिकेट। स्टोर कीपर का क्या है, स्टोर कीपर का है फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल से हो या फिर आपका मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल से भी हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, शिप बिल्डिंग से करें तब भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक से करें तब भी एलिजिबल है। आपको
एडिशनल क्वालिफिकेशन में क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विल बी प्रेफर्ड, ये आनी चाहिए आपको, अदरवाइज आप सेलेक्ट नहीं होंगे। दिक्कत आपको हो सकती है जब आपको इंटरव्यू लिया जाएगा उस टाइम पे। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन में क्या होता है, 1 साल का इसने अप्रेंटिसशिप मांग रखा है, और स्ट्रक्चरल फिटर या स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर जो है वो भी एलिजिबल है। या फिर आपने अप्रेंटिस कर रखी है एमडीएल में, आपका यदि मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो तब भी आप एलिजिबल हो। यूटिलिटी हैंड में क्या है, यूटिलिटी हैंड में क्या है, इस पर ITI अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, और ITI में आपके फिटर या मरीन इंजीनियर फिटर या सिपाइट स्टील वाले हैं तब एलिजिबल हैं। यदि आपके पास ये नहीं है उस केस में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में, और एज यूटिलिटी हैंड एंड एक्सपीरियंस गैस वेल्डिंग प्लांट ऑक्सीजन इक्विपमेंट। वुड वर्किंग टेक्नीशियन में क्या है, जो कारपेंटर है उसके लिए क्या है, NSE होना चाहिए उसके पास, जो अप्रेंटिसशिप होती है वो, और ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए कारपेंटर से या शिप राइटर से। फायर फाइटर के लिए क्या है, फायर फाइटर के लिए वो 10th पास होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फायर फाइटिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, और मिनिमम 6 मंथ का जो होता है उसके पास गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में काम किया होना चाहिए, और उसके बाद वैलिड एबीडी जो ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, तब जाके वो एलिजिबल इस पर होगा। यूटिलिटी हैंड स्किल्ड पे आते हैं तो इसके लिए क्या है, NSE चाहिए, और MDL में मिनिमम 5 ईयर का सर्विस है तब जाके वो एलिजिबल है। मास्टर क्लास में क्या है, मास्टर क्लास में मास्टर होता है, इसको MCM बोलते हैं, मास्टर क्राफ्टमैन्स होता है, तो उसके लिए मास्टर क्लास में क्या है, स्पेशल ग्रेड का है, इस पर क्या है, फर्स्ट क्लास मास्टर होना चाहिए महाराष्ट्र मैरीटाइम से बोर्ड से। जो इसकी डिपार्टमेंट है मर्सेंटाइल मरीन डिपार्टमेंट, नेचुरल इंडियन वेसल नॉलेज, इस पर क्या है, मिनिमम 3 ईयर की एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेटिंग में, टर्क्स विद इतना BHP में होना चाहिए, 565 BHP में, और इंडियन नेवी मिनिमम 15 ईयर का सर्विस होना चाहिए। लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर, इसके लिए क्या है, ये भी सेम है, इसमें महाराष्ट्र मेरी टाइम बोर्ड जो है वहाँ से आपका इंडियन वेसल्स का एक नॉलेज होना चाहिए, स्विमिंग जो है इसका आना चाहिए, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडियन ड्राइवर का फर्स्ट क्लास। और में क्या दे रखा है, यदि आप 15 ईयर एक्सपीरियंस वाले हो इंडियन नेवी में इंजीनियरिंग ब्रांच में तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब हम आते हैं इस पर, नोट में क्या दे रखा है, नोट में दे रखा है आपका जो 5 ईयर शिप बिल्डिंग सीलिंग एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट में या PSU में तब भी आप एक्सेप्ट, मतलब हिंदी ट्रांसलेटर को छोड़कर सारे में आप कंपलसरी है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए क्या है, पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ट्रांसलेटर होना चाहिए, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी कंपलसरी है, वो आना ही चाहिए आपको। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन क्या है, आगे हम आते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बाद देखते हैं। हाँ, यदि आपने शिप बिल्डिंग में काम कर रखा है तो उस पर यदि एक्सपीरियंस पे भी मार्क्स हैं जो मैक्सिमम 40 मार्क्स हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। अभी जैसे इसके बारे में मैंने बता दिया कौन कौन मैकेनिकल में कौन कौन एलिजिबल है, मैकेनिकल में है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन इंजीनियर है, सारी मैकेनिकल में एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन है, कम्युनिकेशन है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स है, सारे। इलेक्ट्रिकल में कौन सा, इलेक्ट्रिकल तो है ही, इलेक्ट्रिकल ट्रिपल के जो होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वो भी एलिजिबल हैं। CSIT में क्या है, कंप्यूटर IT और CT वाले या MCA वाले सारे एलिजिबल हैं। सिविल में क्या है, सिविल स्ट्रक्चरल हैं। आगे हम देखते हैं जो ग्रुपिंग ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस वाले जो हैं, मशीनिस्ट के लिए मशीनिस्ट वाले हैं, कंपोजिट वेल्डर के लिए वेल्डर टीक मिग है, मिलराइट के लिए मैकेनिक टूल मेंटेनेंस वाले मिलराइट मैकेनिक वाले हैं। एलिजिबिलिटी ऐसे ऊपर तो बता दिया था, अब जैसे एक्सपीरियंस पे जो मार्क्स हैं तो आप जैसे इस पे देखोगे, नेम ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, शिप बिल्डिंग एज
1 नवंबर 2024 के बीच में। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है 40 है, ठीक है, 1 से 2 साल के बीच में है तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। 2 से 3 साल के बीच में है तो 10, 3 से 4 के बीच में है तो आपको 12 नंबर मिलेंगे। 4 से 5 साल के भीतर है तो आपको 14 मार्क्स मिलेंगे। 5 to 6 के बीच में है तो 16 मिलेंगे। इस तरह से आपका यदि मोर देन 15 ईयर है, 15 to 16 के बीच है तो 36 मार्क्स हैं, और मोर देन 17 ईयर है तो आपको 40 के 40 मार्क्स मिलेंगे। इस पर जैसे दे रखा है जो आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, कंप्लीटेड होना चाहिए, और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से होना चाहिए। स्टेट ऑफ ग्रेजुएटिंग ईयर विल ऑल्सो भी कंसिडर एज शिप बिल्डिंग सबमरीन एक्सपीरियंस। जितने भी आपके एक्सपीरियंस होने चाहिए वो शिप बिल्डिंग से ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कहीं से भी दूसरे जगह से कर दिया है। तो इसके लिए है, ठीक है। अब इसका बेसिक क्या है, जो पे स्केल है, आईडीए होता है, इंडस्ट्रियल डेयरिंग अलाउंस होता है, ठीक है। स्पेशल ग्रेड में आप होते हो तो उसका पे स्केल रहेगा 22,000 से लेकर 83,180। स्किल्ड में हो तो 17,000 से 64,360। सेमी स्किल्ड में जो 13,200 से 49,910 के बीच में है। इसमें आपका देखो जैसे क्या क्या मिलेगा। बेसिक पे हो गया, ये बेसिक पे हो जाएगा, उस पर आपका एनुअल इंक्रीमेंट होगा इस पर कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे 3% है तो आपका उसके हिसाब से मिलेगा। आपका ईएसआई जो कटता है उस पर कुछ मेडिकल बेनिफिट्स होंगे, और उसकी फैमिली को भी कुछ सारे वो स्कीम्स मिलेंगे। जो बेनिफिशरी जो होंगे ना, बेनिफिट्स सारे वो फैमिली को भी मिलेंगे जो भी उसके अंडर आएंगे। एज लिमिट क्या है, 38 ईयर है जो मास्टर क्लास है उसके लिए, और लेस देन 18 ईयर नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम एज जो है वो आपका 48 ईयर है मास्टर क्लास के लिए। 38 ईयर जो है मास्टर क्लास छोड़ के हैं, बिटवीन 18 से 38 के बीच होना चाहिए। बाकी सारे जो ट्रेड्स हैं उनके लिए, बाकी मास्टर क्लास के लिए जो है 48 साल तक है। एज रिलैक्सेशन जैसे हैं तो जनरल अब 3 ईयर ओबीसी का होता है, एसटी/एससी का 5 साल होता है, और जो आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए आपका 10 ईयर होता है। जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल और ऐड कर दो, और एसटी/एससी के लिए तो 5 साल ऐड कर दो। एक सर्विस मैन है तो सर्विस के बाद 5 साल का होता है उसमें। आगे देखते हैं डिस्क्रिप्शन एंड ड्यूटीज़ क्या होगी, उसके बाद लिख रखा है। तब कैसे शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पे काम होगा। फैब्रिकेशन वर्क हो सकता है, आउटफिट वर्किंग हो सकती है ना, जो भी अदर एसोसिएटेड वर्क होंगे शिप बिल्डिंग से वही आपका काम रहेगा। प्रोडक्शन हो सकता है, फैब्रिकेशन, आउटफिट नहीं है, यही सारे को है। आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है। तो रिटन टेस्ट होगा आपका, स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा। जो भी दूसरे ब्रांच के आईटीआई छोड़ के तो उनका हो सकता है इंटरव्यू हो या टाइपिंग का टेस्ट हो। जो रिज़ल्ट आएगी वो IQ1:3 में एक सीट के लिए 3 बंदों को ट्रेड स्किल में ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसपे मोर देन 100 वैकेंसीज है तो उसमें आपका 1:4 में बुलाया जाएगा, ठीक है, 50 से 100 के बीच में। और 1:5 जो है इन केस ऑफ लेस देन 50 है देन फाइनल मेरिट जो बनेगी वो मार्क्स के बेस पे बनेगी, ठीक है। और जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। आगे देखते हैं इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स होंगे तो जनरली उसमें इक्वल मार्क्स में क्या होते हैं, एज देखे जाते हैं पहले, फिर नाम देखा जाता है, ऐसे करके सिनेरियो उस पर बनती है मेरिट टेस्ट की। उस पर आपका सिनेरियो इसका अलग दे रखा है। यदि आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तब भी आप आगे आ सकते हो। डेट 12 ईयर का जैसे बताया उस पर भी आप आगे आ सकते हो। आगे जैसे कुछ आगे और है। अब इस पर क्या है, इस पर रिटर्न टेस्ट का आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या, रिटर्न टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा।
60 मार्क्स जो होगा रिटर्न टेस्ट में, जैसे पार्ट ए पार्ट बी करके रख रखा है। तो इंजीनियरिंग के लिए जो है एक्सपीरियंस वाले जो बंदे हैं सिविल इंडस्ट्री में, उनके लिए 40% जो है 40 मार्क्स 40 मार्क करके हैं, ठीक है। रिटर्न 40 और 40 होगा। क्वालिफाइंग नेचर है, जो ट्रेड स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर है, सबके लिए क्वालिफाइंग नेचर है। मेरिट जो बनेगी रिटर्न टेस्ट बनेंगे, ठीक है। इनका रिटर्न और एक्सपीरियंस भी ऐड करा जाएगा, और इनके लिए एक्सपीरियंस का है। वेरिफिकेशन जो होगा ये तो बाद में भी देख सकते हैं। तो मेजर जो चीज़ें थी वो तो देख लिया। आपका फॉर्म जो है, फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, जिसमें आपको प्रिंट आउट रखना है अपना। अच्छा, इसमें क्या लिखा है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाओगे उस टाइम आपको प्रिंट आउट लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का, पेमेंट का, जो डॉक्यूमेंट आपने 10th का, स्कूल लिविंग, डेट ऑफ बर्थ का, बैप्टिज़म का, इसमें से कोई से भी ले सकते हो आप। क्वालिफिकेशन पे आपके 10th हो जाएंगे, 12th या मार्कशीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद यदि आप इंजीनियरिंग कर रखे हो तो ऑल सेमेस्टर का या ईयर वाइज का आप ले सकते हो, फाइनल सर्टिफिकेट ले सकते हो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले सकते हो। कास्ट में क्या है, जो फॉर्मेट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस फॉर्मेट में होनी चाहिए। एक्सपीरियंस जो है, पास्ट एम्प्लॉयमेंट जो था उसका आपका ज्वाइनिंग लेटर या फिर जो रिलीविंग लेटर है वो आपको लेके जाना है। करंट कहीं पे हो तो आपको एनओसी लेके जानी पड़ेगी, या फिर अपॉइंटमेंट लेटर जो होगा वहाँ का वो लेके जाना होगा, या फिर आपका आईडी कार्ड है वो लेके जा सकते हो, या तो आप सैलरी स्लिप लेके जा सकते हो, या एक्सपीरियंस लेटर लेके जा सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कैंडिडेट गवर्नमेंट पीएसयू के लिए, तो आपका एमडीएल में यदि हैं वर्किंग, मिनिमम 3 ईयर सर्विस होना चाहिए 1 नवंबर 2024 से पहले, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 2 के हैं, तो इस पर क्या है आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी कि आप किसी जगह पर वर्किंग हो, गवर्नमेंट में है, पीएसयू में है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में हो। हाँ, यही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो तो उस केस में आपको ज़रूरी नहीं है देना। मेडिकल होगा, फिर वेरिफिकेशन होगा। आगे देखते हैं हम। इसकी ऑफिशियल साइट है http majagondok.in। यहाँ से आप करियर के इस पे जाएंगे, फिर उसके जाके कर सकते हैं। लिंक देखता हूँ मैं प्रोवाइड कर दूँगा, बाकी आप डायरेक्टली खोल सकते हो उस पर। आगे देखते हैं ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट यदि आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उस केस में उसके बाद मिलेगा ये। अब अप्लाई कैसे करना है, तो https://mazagondo majagondok.in, उस पर जाना है। गो टू कैरियर पे जाना है, उसके बाद ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पे, फिर नॉन एग्जीक्यूटिव पे क्लिक ऑन नॉन एग्जीक्यूटिव टैब पे करना है, फिर रजिस्टर करना है, फिर डिटेल जो भी डिटेल्स भरने होंगे फिर सबमिट करना है। फिर आपका वेरिफिकेशन लिंक सेंड आएगा ईमेल पे, उस पर जाके लॉगिन करना है, यूज़र और पासवर्ड लगाना है। फिर आगे इस तरह से आपका डालना है, तो फॉर्म आप भर सकते हो। फ़ी जो है आपका 354 रुपीज़ है फ़ी। उस पर ST/SC या PWD जो हैं उनके लिए क्या ये अमाउंट नहीं लगेगा। फिर आप सक्सेसफुली सबमिटेड कर दो और एप्लीकेशन जो है अपने पास, प्रिंट एप्लीकेशन अपने पास रख लो, जो फ्यूचर में यूज हो जाएगा। इसकी जो लास्ट डेट है 16 दिसंबर है, और स्टार्ट जो है 25 नवंबर से है। अब पेमेंट जैसे करना है, पेमेंट तो फिलअप द एप्लीकेशन फॉर्म भर दो, या फिर मोड ऑफ पेमेंट में जाओगे, ऑनलाइन होगा, क्लिक करोगे, पे नाउ करोगे, उसके बाद ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन के डिफरेंट मोड्स हैं, उस पर आप कर सकते हो। UPI जैसे डेबिट का जो होगा, तो डेबिट कार्ड में
रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड या मैस्ट्रो है, कोई से भी है। तो इंटरनेट बैंकिंग है, IMPS, कैश कार्ड है या मोबाइल वॉलेट्स है, तो वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हो। उसका रिसिप्ट भी आपको निकाल के रख लेना है, क्योंकि वो DV के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। आगे जैसे देखते हैं हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम देखते हैं। हाँ, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 15 जनवरी को हो जाएगा, 15 जनवरी 2025 को जो अनाउंसमेंट हो जाएगी उस टाइम पे 15 जनवरी 2025 को अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कब का पेपर कब होगा। अब जैसे इस पे ग्रुप दे रखा है, अलग अलग ग्रुप के हैं, सारे नॉन एग्जीक्यूटिव के पोस्ट हैं। उस पर जैसे पहले के हैं 7 जो हैं सारे ग्रुप A के हैं, फिर उसके बाद ग्रुप H है। सिलेबस जो आएगा आपका, सिलेबस क्या है, जो एग्जामिनेशन होगा उसमें भी अलग अलग पोस्टों के लिए हैं। तो ओल्ड ट्रेड्स के लिए कॉमन क्या है, आपका जनरल नॉलेज आएगा। किससे रिलेटेड, मझगांव डॉकयार्ड जो है उसके रिलेटेड है। प्रोजेक्ट इन पाइपलाइंस हो गया, शिप बिल्डर्स हो, शिप डिलीवर्स हो गया, CSR प्रोजेक्ट हो गया या करंट अफेयर हो गया, उससे आएगा। जो एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड भी सबके लिए सेम है। मैथ्स आएगी, मैथ्स में क्या है, परसेंटेज है, एरिया, पैरामीटर है, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल एंड ट्रिगोनोमेट्री हो गया, मेजरमेंट हो गया, कन्वर्सेशन हो गया, ये आएंगे आपके एप्टीट्यूड में जो 20 मार्क्स के होंगे। और जनरल नॉलेज भी 20 मार्क्स के होंगे। टेक्निकल नॉलेज में है, ये भी 20 मार्क्स का है जो आपके ट्रेड से रहेगा। उस पर सिलेबस जो है सारे वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन के हैं, और क्वेश्चन कैलकुलेशन और जनरल साइंस। तो इसमें मोशन हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, एनर्जी, हीट, लो, फ्लोटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ETC। कुछ पोस्टों के लिए ये सारे जितने भी टेक्नीशियन में भर्ती हो रहे हैं उनके लिए ये वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का है। और इनसे हटके जो हैं, जैसे जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर हो गया, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर हो गया, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टोर कीपर हो गया, तो उनके लिए मैकेनिक्स होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों होंगे। मास्टर क्लास का जो है शिपमैनशिप होगा, मरीन इंजीनियरिंग एंड ह्यूमन रिलेशन के बारे होगा। फायर फाइटर जो है उसके लिए टाइप्स ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, फायर्स एक्सटिंग्विशर, कंडक्टर, इंसुलेटर, अब PPEs के बारे और सिक्योरिटी प्रिकॉशन एंड इक्विपमेंट्स के बारे उसमें आपके क्वेश्चन आएंगे। टेक्निकल नॉलेज में क्या है, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए ग्रामर आएगा। ग्रामर में जैसे सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, स्ट्रक्चर, वोकेबुलरी, आर्टिकल, टेंस, स्पेलिंग टेस्ट हो गया, अनसीन पैसेज और इंटरनल पैरेज, ये आएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। तो ख़त्म हो गया, इतना ही है। तो आप भी इंटरेस्टेड हो तो भर सकते हो फॉर्म, आप भी एलिजिबल हो तो आप ज़रूर भरो फॉर्म। और आगे भी इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अगली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।